function, how they are performing, what is their role and responsibility. तो अगर कोई भी एप्लीकेंट पहली अपील लगाना चाहता है, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड with the reply of the PIO, or he does not get a reply within the time frame, he is free to file a second appeal. तो जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के बारे में PIO महोदय को स्वयं बताना पड़ता है कि आप इतने दिन में फर्स्ट अपील कर सकते हैं और किसके पास कर सकते हैं, उसका नाम पता. देयर इज नो फी फॉर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील. सो अपील इज फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे BPL है चाहे कोई भी है. अब इसके अंदर फर्स्ट अपील जब आप करेंगे, कोई भी करेगा, तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी हैज टू डिसाइड द मैटर विद इन 30 days और एट द मोस्ट 45 days. परंतु जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब जुडिस मैटर, क्या नाम है, क्वासी जुडिशियल मैटर है. PIO का रोल भी एज क्वासी जुडिशियल ऑफिसर है और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी और CIC का भी क्वासी जुडिशियल डिसीजन है. इसलिए दे नीड टू अप्लाई देयर ओन माइंड. इट इज़ नॉट ए रूटीन केस कि जो नोटिंग नीचे से आई उस पर दस्तखत मार दिया और अप्रूवल दे दिया. हियर यू हैव टू डिसाइड. अगर PIO महोदय ने सूचना इनकार किया है तो ही विल स्टैंड बाय हिज ओन डिसीजन. वो तो चाहेगा कि इन्फॉर्मेशन ना दी जाए. बट द एक्ट सेज मैक्सिमम सूचना देने का प्रावधान है जब तक कि सेक्शन 8 और 9 हिट ना हो. अगर 8 और 9 में कोई चीज़ हिट होती है तब आप उसको रोक सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजंस हों या CIC के कुछ डिसीजंस हों तो उनके अनुसार उसको रोका जा सकता है. सो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास भी कोई चॉइस नहीं है. ही शुड बाय एंड लार्ज fall in line and provide the information which has been sought unless it is attracted by section 8 and 9. तो इस प्रकार से फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी और सेकंड एपेलेट अथॉरिटीज के जब डिसीजंस का मैं एनालिसिस करता हूं तो देखता हूं कि उन्होंने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटीज के डिसीजंस को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है और CIC ने 90% केसेस इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट किए हैं डिसीजंस. दैट मीन्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स एज ए मैटर ऑफ राइट बिकॉज द एक्ट प्रोवाइड्स इट. हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं. एक्ट ने प्रोविजन कर रखा है कि सेक्शन 8 और 9 को छोड़कर बाकी सब कुछ दे दिया जाए. तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? अगर हम रोकते हैं तो CIC तक उसको खींचा जा सकता है. दैट मीन्स वी कैन ओनली डिले ऑल सच मैटर्स इंस्टेड ऑफ डिनाइंग द इंफॉर्मेशन. तो वाई नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एट आवर ओन एंड. मैं क्यों ना उसको दे दूं ताकि फर्स्ट अपील भी ना हो, सेकंड अपील भी ना हो. अगर फर्स्ट और सेकंड अपील होती है तो आई एम इंक्रीजिंग माई ओन वर्कलोड. इससे क्या होगा? मेरा दूसरा काम सफर करेगा. सो द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज the PIO should provide at his own end whatever is permissible. He should not stand on his क्या कहते हैं issues कि मैं नहीं दूंगा, इज्जत का सवाल है, ये है वो. No, whims and fancies जहाँ नहीं चलेंगी because both the things are appealable. और यहाँ पर एक और भी प्रावधान है. अगर अपील से पहले कंप्लेंट कोई करना चाहता है तो कंप्लेंट भी की जा सकती है. सेक्शन 18 के अंदर है कि आप एज एप्लीकेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेंट भी डाल सकते हैं. दैट मीन्स जंपिंग द गन. परंतु सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो अब तक नॉर्म्स बनाए हैं, जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो कहते हैं भाई पहले आप फर्स्ट अपील कर लीजिए, उसके बाद सेकंड अपील में बाद में आइए. हाँ, कुछ केसेस हैं जहां पर कंप्लेंट काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी पब्लिक अथॉरिटी ने अपना PIO ही नियुक्त नहीं किया, एपेलेट अथॉरिटी ही नियुक्त नहीं किया, APIO ही नियुक्त नहीं किया, तो अपील कहाँ की जाएगी? सो अनलेस देयर आर सच कंप्लेंट्स, सच चांसेस वेयर द लॉ हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपरली, वहाँ पर कंप्लेंट जायज़ है. परंतु अपील को अवॉइड करने के लिए कंप्लेंट की जाए तो द कमीशन इज नॉट ऑनरिंग सच कंप्लेंट्स.
दे रेफर बैक द मैटर टू द एप्लीकेंट, भैया पहले फर्स्ट अपील एग्जॉस्ट करिए, फिर उसके बाद मेरे पास सेकंड अपील में आइए। तो इन दिस वे सेक्शन 18 और 19 के अंदर दोनों रोल्स सीपीआई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के भी अलग अलग हो जाते हैं। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट अपील तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास ही जाएगी। दैट मीन्स समवन हु इज सीनियर टू द पीआईओ, जिसको आपने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड कर रखा है। और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के ऊपर कोई पेनल्टी प्रोविजन नहीं है, परंतु अगर वो कॉन्स्टेंटली डिफॉल्ट करता है तो देन डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी ऑर्डर्ड अगेंस्ट दैट फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी बाय द सीआईसी। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि हमारे के ऊपर पेनल्टी नहीं है इसलिए हम मनमानी कर लेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बहुत सारे आईएएस अफसरों के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के आदेश जारी कई केसों में कर रखे हैं, बिकॉज इन एवरी केस ही इज जस्ट कोइंसाइडिंग विद द डिसीजन ऑफ द पीआईओ। उसने कह दिया नहीं देना, मैं भी कह दूंगा नहीं दिया, ना दिया जाए। सो इस प्रकार से पीआईओ महोदय के डिसीजन के साथ फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी शुड नॉट गो एज ए मैटर ऑफ रूटीन, ही शुड अप्लाई हिज ओन माइंड और देखे कि अगर सेक्शन 8 में रोकी जा सकती है तो रोक लो, 9 में रोकी जा सकती है तो रोक लो, बट यू हैव टू गिव रीजन आल्सो। ये नहीं कि सेक्शन 8(1)(a) के नीचे नहीं दूंगा। वाई नहीं दूंगा? क्योंकि इंटेग्रिटी और देश की सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी कैसे इफेक्ट हो रही है ये भी बताइए। इसका एक उदाहरण बताता हूं। एक सज्जन ने आरटीए लगाई, उसने कहा कि हमारे पास कितनी फौज है, उसमें से कितनी पोस्टें वेकेंट हैं। अब इस उन्होंने कह दिया भाई सूचना देनी है तो दे देते हैं, नहीं देनी ना दें, बट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिसाइडेड टू गिव द इंफॉर्मेशन कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोस्टें खाली हैं तो कोई बात नहीं, हमारी सिक्योरिटी इंटेग्रिटी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन, परंतु उसका पार्ट भी था कि इस फौज के अंदर कितने आदमी किस किस कम्युनिटी से हैं, जैसे हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एससी के एससी। तो उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया, बिकॉज दैट कैन क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। कि आप जो है कल को कोई कहेगा भाई सारे के सारे, वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं फ्रॉम वेरियस रीजन्स, परंतु अब कल को कोई कहे कि फलाना गुप्ता रेजिमेंट क्यों नहीं है जी, ब्राह्मण रेजिमेंट क्यों नहीं है, ये इनका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है। सो ऐसे देखते हुए सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी को भी वो देखते हैं कि इसका कौन सा भाग इफेक्ट करता है और कौन सा भाग इफेक्ट नहीं करता है। इसी प्रकार से किसी ने सज्जन ने आरटीआई लगाई कि इस गांव में किस किस जात धर्म के कितने कितने लोग हैं। सेंसस में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, परंतु गवर्नमेंट ने देने से इनकार कर दिया, एमएचए ने नहीं बताया। आज भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जात पात के आधार पर सेंसस कराया जाए, और इसके ऊपर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग डिसीजंस हैं, बिकॉज इट कंसर्न सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। वो एस्पेक्ट नहीं दिए जाते, अदरवाइज बाकी हम देने के लिए तैयार हैं। सो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी शुड अप्लाई हिज ओन माइंड एंड सी व्हाट कैन बी शेयर्ड एंड व्हाट कैन नॉट बी शेयर्ड। तो इसके लिए बेस्ट कोर्स यही है, आप सीआईसी के डिसीजंस को फॉलो करें। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं तो उनको फॉलो करें, उसके निर्णय के अनुसार जब आप निर्णय लेंगे तो देन यू विल बी सक्सेसफुल। सेकंड अपील अगर आपके अगेंस्ट आती है, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन द जस्टिस टू द एप्लीकेंट। पहले तो उसने 30 दिन लेट किया, पीआईओ महोदय ने 45 दिन आपने लेट कर दिया, 90 दिन बाद वो अपील हुई, और अपील में सेकंड अपील में भी बहुत टाइम लग रहा है। आज की डेट में 1.5-2 साल तक सेकंड अपील का नंबर नहीं आता, बिकॉज हमारे लॉ में उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है कि वो कितने दिन में अपील डिसाइड करेंगे। हमारे एक कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब थे शैलेश गांधी जी, वो 3 महीने में डिस्पोजल कर देते थे, बट ही हैज सिंस रिटायर्ड। बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, कुछ इस कोविड के कारण से भी डिलेज हो रही हैं। तो इस प्रकार से वी मस्ट डू अवर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड डिलीजेंटली, ताकि इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली अगर कमीशन के कहने पर ही देनी है तो हम स्वयं क्यों ना दे दें।
ताकि हमारे को फर्स्ट अपील और सेकंड की अपील का जो है वो टाइम तो बचेगा, वरना फाइल लेके भागते रहो, इस अपेलेट अथॉरिटी पे जाओ, उस अपेलेट अथॉरिटी पे जाओ, अब डेट लग रही है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वी आर ऑलवेज अंडर टेंशन। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बेस्ट कोर्स इज टेक ए प्रॉपर डिसीजन एट योर ओन लेवल, बोथ बाई PIOs एंड द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटीज। तो इस प्रकार से फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के ऊपर कोई अंकुश नहीं है कि वो सेकंड एपेलेट अथॉरिटी के बारे में ज्ञान देगा, एक्ट में तो प्रावधान नहीं है। परंतु हमने दिल्ली गवर्नमेंट में ये प्रथा बना रखी थी कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी भी एडवाइस कर देता है, कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं भी करते। हमने एक फॉर्मेट बना रखे हैं फॉर सेंडिंग रिप्लाईज, अगर आपको डाउनलोड करने हो तो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाइए, उनका RTI वेब पोर्टल अलग से बना हुआ है, उसके ऊपर हमने रिप्लाई देने के बहुत सारे फॉर्मेट्स ले डाउन कर रखे हैं, जिनका आप भी सदुपयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जवाब कैसे दिया जाए, पार्ट एप्लीकेशन का जवाब कैसे दिया जाए, एडिशनल फीस कैसे मांगी जाए, और उसके बाद जो है आपके फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी किस फॉर्मेट में जवाब देगा, PIO किस फॉर्मेट में जवाब देगा। तो ऐसे फॉर्मेट्स का भी आप जो है उससे लाभ उठा सकते हैं। सर ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, RTI वेब पोर्टल उनका है, RTI वेब पोर्टल ऑन दिल्ली गवर्नमेंट, आप डालेंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे जो उस वो है, क्या नाम है, आर्टिकल्स, उनके अंदर भी इसका रेफरेंस दे रखा है, मैंने उनके ऊपर वो दे रखे हैं, क्या कहते हैं, लिंक दे रखे हैं, प्रोवाइड कर रखे हैं। तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज आल्सो। और अगर आपको, मैंने इसके एंड में भी, आपकी दोनों स्लाइड्स के एंड में भी उनका एड्रेस डाल रखा है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, इस प्रेजेंटेशंस दोनों के पीछे हैं। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी काम इसके ऊपर किया था मन लगाकर। मेरा तो आज की डेट में रिटायरमेंट के बाद भी कम से कम 4-6 घंटे पर डे का कंट्रीब्यूशन RTI के ऊपर हो ही रहा है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट। सो दिस इज हाउ वी हैव बीन हैंडलिंग RTI, और इसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ किया है। तो एनीवे, तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटीज should give their own decision by applying their own mind instead of going by बाबूगिरी। बाबूगिरी में तो हम चल जाता है कि ये सूचना दे ना दें, ये नहीं चलेगा। रूटीन के मैटर्स में जो कर दिया बाबू ने, काला कर दिया, स्याह कर दिया, दैट इज अनक्वेश्चनेबल। बट हियर देयर आर टू अथॉरिटीज विच विल अटेंड टू दी कंप्लेंट्स और अपील्स। तो इस प्रकार से फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ तो सेक्शन 19 के अंदर प्रावधान है कि फर्स्ट एपेलेट साउंड नहीं आ रही, ऊपर से कट गया होगा, ओके प्लीज अनम्यूट सर। हाँ, हो गया होगा। तो जब स्लाइड करने लगता हूँ तब गड़बड़ हो जाता है। तो सेक्शन 19 में फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अपॉइंट करना है, कहा है। इसके लिए वैसे फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद जो है आप अपील कर सकते हैं। अगर अपील में आपका जवाब गया है तो उसके अगेंस्ट भी अपील जा सकती है। अगर आप नहीं जवाब देते तो उसको डीम्ड रिफ्यूजल मानकर उसमें भी अपील की जा सकती है। सो दोनों किस्म से उसको प्रावधान है, एंड देयर इज नो फी। तो फर्स्ट अपील जो है विद इन द डिपार्टमेंट लाई करती है, और इसको 30 से 45 दिन के अंदर अंदर निपटाया जाना चाहिए। अगर आप नहीं निपटाते हैं तो देन आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली आप डिले करते जा रहे हैं, तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जा सकता है। थर्ड पार्टी के अंदर दोनों के पास राइट है कि वो अपील जो है कर सके। अगर आपने कहा मैं सूचना दे रहा हूं तो जिसके बारे में दी जा सकती है ही कैन गो इन अपील, और अगर आप कहते हैं कि मैं सूचना नहीं दे रहा तो जिसको रिफ्यूज कर रहे हैं ही कैन गो इन अपील। तो इन दोनों अपील्स के बाद आता है सेकंड अपील। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर अलग हैं, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियन टेरिटरीज के अगेंस्ट अपील सुनते हैं। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कमीशंस का, ये बहुत ही हाई लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन है।
they are appointed by the President of India, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक कैबिनेट रैंक का दर्जे का मंत्री होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। सो देयर अपॉइंटमेंट इज़ वेरी, कहने को तो बहुत न्यूट्रल होनी चाहिए, परंतु आज की डेट में शायद इतना न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन इस समय कोई है नहीं, विद द रिजल्ट उसका जो है से इतनी नहीं रही है, क्योंकि उसके बाद अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन का दर्जा नहीं है। परंतु पीछे कुछ सेक्शन 19 में अमेंडमेंट्स करके इन्होंने कुछ डाइल्यूट डाउन करने का प्रयास किया था, परंतु मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो ये डाइल्यूट डाउन हम नहीं कहेंगे, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल एक किस्म का होना शुरू हो गया है। पहले क्या था, किसी को भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया तो वो पहले दिन से ही 5 साल के लिए लग जाता था। अगर वो काम करे तो भी 5 साल बैठेगा, नहीं करे ढीला ढाला करे तो भी 5 साल बैठ जाए तो चल जाता था। परंतु अब विद दी अमेंडमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट अब ये प्रावधान कर दिया है कि उसको 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर नॉन परफॉर्मर है तो ही कैन बी सेंट बैक, नंबर 1। तो इसका अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता रहेगा तो देन दे विल ट्राई टू डू जस्टिस टू देयर जॉब। और इससे दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्होंने कुछ उनका स्टेटस डाउन जरूर कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है। आगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता था वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर के इक्वलेंट माना जाता था, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता था उसको चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर के बराबर माना जाता था। तो दैट वाज ए वेरी हाई स्टेटस। दैट मीन्स कोई आदमी जॉइंट सेक्रेटरी से भी रिटायर्ड है तो यकदम उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का दर्जा मिल जाता था। बट विद द डाइल्यूशन ऑफ दिस एक्ट, आज की डेट में जो आदमी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से अगर बनेगा तो उसको तनख्वाह उसी नॉमनक्लेचर के हिसाब पैरेलल मिलेगी। कोई सेक्रेटरी के रैंक से आएगा तो उसको उसके नॉमनक्लेचर से मिलेगी। अपग्रेडेशन यकदम नहीं हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी चीफ सेक्रेटरी के बराबर का दर्जा मिल जाता था, बट नाउ दैट स्टेट गवर्नमेंट वाला पहलू भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने उसमें ले लिया है चार्ज में। नाउ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इनकी जो सीनियरिटी है, इनकी एक्सटेंशन है, इनके पास में जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने उसमें ले लिए हैं पावर्स के अंदर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सेटबैक होगा, परंतु अब टॉप फंक्शनरी नहीं आ रहे। आगे क्या था कि 11 के 11 एक चीफ कमिश्नर इलेक्शन होता था हमारा और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे। उनमें से सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी ही नियुक्त हुआ करते थे। एक शैलेश गांधी जी थे जो बाकी सिविल सोसाइटी से एज ए क्या कहते हैं आए थे, पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे। अदरवाइज बाकी सारे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स ही इसको ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है इससे। तो सेकंड जो हमारा कमीशन है इसी के पास पावर है कि ये पेनल्टी और कंपेंसेशन दे सकता है। इसके पास फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी को पेनल्टी डाल दे या कंपेंसेशन के ऑर्डर कर दे। ये केवल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन के कमिश्नर हैं, उन्हीं की पावर्स में है कि वो पेनल्टी के डालेंगे कि नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे तो उसको पहले नोटिस देंगे, परंतु जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हाई कोर्ट्स ने कहा है कि पेनल्टी इज ए मस्ट। आगे हम वार्निंग दे के शुरू में छोड़ देते थे कि बी केयरफुल इन फ्यूचर, परंतु अब वो नहीं चलता। कुछ हाई कोर्ट्स ने, 3-4 हाई कोर्ट्स ने तो कहा है पेनल्टी इज ए मस्ट बिकॉज द लॉ सेज सो। डिले मीन्स 250 रुपीज पर डे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रिंसिपल मैडम को 5 केसों में 1.25 लाख रुपया देना पड़ गया, और एप्लीकेंट कौन था? उनका अपना बाबू ही था कॉलेज का। उसने आरटीआई लगाई और मैडम को बताया ही नहीं आरटीआई लगाई हुई है मैंने, और इनका आपको उत्तर भी देना है। एंड दैट वाज ए न्यू फेज। तो मैडम ने उसको उत्तर नहीं दिया। विद द रिजल्ट वो खुद ही अपील में चला गया और उसके बाद उसको 1.25 लाख का दंड डलवा दिया। एंड ही वॉज सेटिस्फाइड कि मैंने मैडम को 1.25 लाख डलवा दिया। तो इस प्रकार के भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हमारे पास जो अपील आई हैं या एप्लीकेशंस आई हैं उनका टाइमली डिस्पोजल हम करते रहें।
इसके लिए कोई ना कोई मॉनिटरिंग डिवाइस पीआईओ को महोदय को भी बनानी होगी और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी महोदय को भी बनानी होगी। एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में हुआ। किसी हमारे यहाँ आरटीआई लगाने का एक और प्रावधान है कि आप किसी अधिकारी को ईमेल के द्वारा भी आरटीआई लगा सकते हैं। इसका प्रावधान एक्ट के अंदर है। यानी कि मैं अगर आपके एमडी साहब को ईमेल से लगा दूं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज आरटीआई, और 10 रुपये मुझे हफ्ते 10 दिन में बाई पोस्ट भेजने हैं इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ माई ईमेल। तो दैट इज ट्रीटेड एज आरटीआई फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग द ईमेल। तो इस प्रावधान के अंतर्गत हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट के अंदर आरटीआई लग गई, परंतु किसी बाबूजी ने या स्टेनो ने उस आरटीआई को नहीं खोल के देखा। 30 दिन बीत गए, उसने फर्स्ट अपील भी कर दी विद इन द सेम डिपार्टमेंट उसी ईमेल के ऊपर, वो भी किसी ने नहीं खोली। यानी कि उसको ना तो अपेलेट अथॉरिटी का जवाब गया और ना ही पीआईओ महोदय का जवाब गया। परंतु ऑर्गेनाइजेशन को तब पता लगा जब उसने सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में डाली। तब इन्होंने देखा तो भाई दोनों ईमेल तो आए पड़े हैं। अब इनके होश उड़ गए कि भैया अब तो पेनल्टी पड़ेगी हमें, 90 दिन पड़ गए हैं इसमें, ना 30 दिन में उत्तर गया ना 45 दिन में उत्तर गया, अब तो पेनल्टी पड़ेगी हमें। उसके बाद इन्होंने जब मुझे कंसल्ट किया, मैं कहा भैया दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आरटीआई एप्लीकेशन बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव्ड द फीस। अगर फीस आ जाती तो हम दोनों को कोरिलेट करके आरटीआई बना देते, उसका जवाब दे देते उसको। बिकॉज देयर वॉज नो फीस सो हैंस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज आरटीआई एप्लीकेशन। जब वो आरटीआई एप्लीकेशन नहीं है तो फर्स्ट अपील भी नहीं है। सो इन दिस वे वी कुड सेव अवर स्किन बिकॉज द फीस वॉज नॉट पेड बाई देम। नो फी, इट इज नॉट आरटीआई, दैट इज द डिसीजन ऑफ द सीआईसी। सो इस प्रकार से हम वहां बच गए। बट दैट गिव्स अस ए लेसन कि एवरी पर्सन शुड चेक द ईमेल्स रेगुलरली, ताकि पता लग जाए कि कोई एप्लीकेशन आई तो नहीं हुई है। अगर एप्लीकेशन आई है तो उसको लेटर लिख दीजिए भी आपकी फीस नहीं आई है, इसलिए आप फीस भी जमा कराएं, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रीटेड एज आरटीआई एप्लीकेशन। तो अपील के अंदर क्योंकि वो फीस है ही नहीं तो वहां तो हम फंस भी सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी नो को लिंकिंग। तो इस प्रकार से आरटीआई एप्लीकेशन और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का ये प्रावधान है। परंतु अब नए जो आरटीआई के आपके रूल्स बने हैं 2012 के, इसमें सेकंड अपील करने का पूरा एक प्रोसीजर ले डाउन है कि सेकंड अपील ऑनलाइन भी की जा सकती है, सेकंड अपील बाय पोस्ट भी की जा सकती है, इसकी कितनी कॉपियाँ आएंगी, उसके साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, उसके साथ ये ज़रूरी है कि एप्लीकेशन लगाई जाए, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का जवाब लगाया जाए, फर्स्ट पीआईओ का जवाब लगाया जाए, उनकी सबकी कापियाँ भेजी जाएँ और उसके बाद उसको अपील माना जाएगा। तो देयर इज सेट प्रोसीजर अंडर द लॉ नाउ। इससे पहले कोई प्रोसीजर नहीं था, तो हमारे पास सिस्टम चल रहा था, गड़बड़ भी हो रहा था। बट नाउ द 2012 रूल्स ले डाउन क्लियर पोजीशन अबाउट द सेकंड अपील। अब सेकंड अपील आने पर पीआईओ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो एप्लीकेंट को सुनते भी हैं, परंतु सुनने से पहले वो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी से कमेंट्स मांगते हैं। और जिस दिन हियरिंग होनी होती है उस दिन वो सारे अधिकारियों जिन्होंने उसको डील किया हुआ है सबको बुला लेते हैं, सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द सेम डे। विद द रिजल्ट हमारे बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो कभी कोर्ट कचहरी में भी पेश नहीं हुए, हम जैसे दिल्ली पुलिस को देखते हैं इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर कभी का अधिकारी आपको कोर्ट कचहरी में नज़र नहीं आएगा, परंतु सेकंड अपील के टाइम पे बड़े बड़े अधिकारी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी और डीसीपी, ये सब वर्दीधारी बेचारे वहाँ खड़े होते हैं लाइन में लग के, क्योंकि कमीशन के पास पेनल्टी डालने का प्रावधान है। पेनल्टी के डर से और डिसिप्लिन्ड फोर्स होने के नाते ये पेनल्टी से बचना चाहते हैं और खुद जाकर उस डिफेंस लेते हैं वहाँ पर। दिस इज़ द पावर ऑफ आरटीआई। तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं पहले तो इनको सूचित करते हैं कि आपने ये अपील नहीं दी, इसका हमें पॉइंट वाइज जवाब दीजिए, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी या अपील में ये क्यों गड़बड़ किया। देन दे गिव देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, और अगर फिर डिले हुआ है तो उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि आपको पेनल्टी क्यों ना डाली जाए, उसकी भी सुनवाई करते हैं। सो इन दिस वे
The Central Information Commission is very powerful body. They can summon any officer, they can summon any record, they can summon any document and pass orders for providing information. यहाँ इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, सेक्शन 18 के अंदर मैं कल ही पढ़ रहा था एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 18 में जहाँ कंप्लेंट का प्रोविजन है वहाँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन नॉट आस्क कि आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, परंतु 19 के अंदर आपको प्रावधान है कि कमीशन कैन डायरेक्ट यू टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो 18 और 19 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत थिन डिमार्केशन ढूंढी कि भाई 18 के अंदर अगर कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट को अटेंड करिए और पेनल्टी डाल दीजिए, बट यू कैन नॉट इशू डायरेक्शंस कि आप सूचना दीजिए। डायरेक्शंस कैन ओनली बी गिवन इफ देयर इज ए सेकंड अपील। तो यहाँ पे थिन डिमार्केशन है। इसका भी एक आर्टिकल मैंने कल ही डाला है इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर अपने उसमें, तो वो भी आप अगर देखना चाहें तो डिटेल्ड उसके अंदर दे रखी हैं। सो हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन समन रिकॉर्ड्स, दे कैन समन द अथॉरिटीज, दे कैन समन द फंक्शनरीज, दोनों को अपीलों को आमने सामने बिठाकर जजमेंट लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज द लास्ट रिजोर्ट इन दिस। उसके बाद अगर आप वो जो डिसीजन देता है दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। अगर उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो देन दे नीड टू टेक रिकोर्स टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर जाकर या तो स्टे ऑर्डर ले लें या अपनी रिट पिटीशन डाल दें और उसके बाद आप उसको रोक सकते हैं। और यहाँ 400 से ज़्यादा केस हाई कोर्ट्स में लग चुके हैं और लगभग 50 केसेस के करीब सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। सो पीपल आर नॉट टेकिंग इट दैट इजीली कि CIC ने कह दिया दे दो तो वो मिल जाएगी, या CIC ने कह दिया नहीं देंगे तो पीपल आर गोइंग टू। दिल्ली के एक बड़े VIP फंक्शनरी हैं, उन्होंने तो मेरे ख्याल 700 के करीब गिनीज बुक रिकॉर्ड है और टॉप क्लास की RTI उन्होंने लगाई है और गवर्नमेंट को हिला कर रख देते हैं। एंड इन एवरी केस ही हैज़ नॉक्ड द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आल्सो, जहाँ भी रिक्वायर हुआ। तो उनका नाम है मिस्टर सुभाष अग्रवाल, वेरी एक्टिव एक्टिविस्ट हैं RTI के। तो उन्होंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हिला के रख दिया था। तो इस प्रकार से कमीशन ने भी इन डिसीजंस के ऊपर सैकड़ों फंक्शनरीज को पेनल्टी डाली है, 20 केसों में कंपेंसेशन दिया है। एक कंपेंसेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूँ। नॉर्दर्न रेलवे में किसी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाई, भाई मैं टेस्ट में अपेयर हुआ था, मैं फेल हो गया, मुझे बताइए मेरे किस किस पेपर में कितने कितने अंक हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट टू अपील। अपील के अंदर CIC ने डिसीजन दिया कि इसको इन्हें अंक पूछे हैं, बता दीजिए। UPSC भी बताती है, दूसरे कमीशन भी बताते हैं, आप भी बता दें इसको, और 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दीजिए। इन स्पाइट ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द CIC, नॉर्दर्न रेलवे ने उसको अंकों का विवरण नहीं दिया। नाउ आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ही फाइल्स द सेकेंड अपील कंप्लेंट टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कि जब आपके आदेशों की अवहेलना हुई तो मैं तो शॉक में चला गया कि अगर CIC के आदेश नहीं मानेगी गवर्नमेंट तो किसके मानेगी। और मेरा जो है मेंटल टॉर्चर हुआ और मेरे को 50,000 रुपया मेंटल टॉर्चर का दिया जाए। मैं फ्रांग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट रहा हूँ, उसका ट्रीटमेंट का सारा खर्चा दिया जाए। एंड इंटरेस्टिंगली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इन दोनों रिक्वेस्ट को मान लिया, पेनल्टी भी डाली, क्या नाम है, कंपेंसेशन भी दिया और उसको जितना खर्चा हुआ था ट्रीटमेंट का वो भी रिफंड दिया। सो दिस इज द पावर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नाउ दे आर यूजिंग इट वेरी लिबरली। सो केवल पनिशमेंट से मत डरिए कि फाइन होगा। आज की डेट में कंपेंसेशन इज द मोस्ट हांटिंग थिंग। एक सज्जन ने और RTI लगाई कि मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मेरे को बिजनेस में घाटे हो गए, मेरे को भी कंपेंसेशन दीजिए। नाउ व्हाट डिसीजन कम अभी देखना है हमें कि उसको कितना कंपेंसेशन मिलता है और किस हिसाब से मिलता है। तो इस प्रकार से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस इन रेस्पॉन्डिंग टू RTI रिक्वेस्ट एंड अपील्स नाउ-ए-डेज। नाउ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द फर्स्ट अपील
में तो कोई नहीं है खास। आदमी सिंपल अपील लगा दे, उसके साथ पीआईओ का निर्णय लगा दे, या पीआईओ ने जवाब नहीं दिया तो उसका प्रूफ लगा दे कि उसमें को कोई जवाब नहीं आया, देन दे विल अटेंड टू इट। परंतु हमारे जो फाइलिंग ऑफ सेकंड अपील बिफोर द कमीशन है, इसके बारे में आरटीआई रूल्स 2012 के अंदर प्रावधान कर दिया गया है। पहली बात तो इसके ऊपर कोई हमारे पास समय सीमा नहीं है। अपेंडिक्स के रूप में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। उनमें है कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की थी, कॉपी ऑफ द रिप्लाई रिसीव जो आपके पास आया, कॉपी ऑफ द अपील जो आपने करी, अगर नहीं करी तो कंप्लेंट डालेंगे, बट कंप्लेंट्स आर नॉर्मली टर्न इनटू फर्स्ट क्या नाम है अपेलेट अपील्स। सो वो फर्स्ट अपील के लिए आपको डायरेक्शन दे देते हैं। कॉपी ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड इफ एनी, कॉपीज ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन बाय द एप्लीकेंट वो लगाइए। इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये पूरा एक ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन लगती है, उस प्रकार से फाइल लगाकर पूरी सबमिट करें। उसके बाद अगर आप पूरी कॉपियां नहीं भेजेंगे तो दे कैन रिटर्न द डॉक्यूमेंट टू यू अंडर रूल 8 कि भैया आपने 5 कॉपी मांगी थी हमने, आपने वो 5 नहीं दी हैं, या हम 5 कॉपी करवा लेंगे तो आपसे उसके पैसे ले लेंगे। बोथ डिस्क्रिप्शंस आर विद देम। तो प्रोसेस ऑफ अपील के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों को देते हैं। जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अपील कर लेते हैं। अब जैसे अंडमान वाले यूनियन टेरिटरी है, उसको हियरिंग करना हो तो वो ये नहीं चाहते कि एप्लीकेंट को दिल्ली में आना पड़े, तो ये अंडमान में ही उनसे कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। सो इस प्रकार से एप्लीकेंट को भी हियर किया जाता है और गवर्नमेंट के नॉमिनीज को भी हियर किया जाता है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। देन दे कैन समन एवरीथिंग। अपील में वो सेटिस्फाई होते हैं तो ऑर्डर कर देते हैं कि इसको क्या रेमेडी इसके लिए की जाए कि ना क्या ना किया जाए। तो दिस इज हाउ अपील्स आर बीइंग डेल्ट विद बाय द कमीशन। वो कंक्लूडिंग ऑर्डर्स अपने पास करते हैं विच हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट अनलेस दे गो इन अपील। अदरवाइज समय सीमा भी निर्धारित कर देते हैं, पेनल्टी डालते हैं तो उसकी भी समय सीमा निर्धारित करते हैं कि कितने समय में आप इसकी क्या नाम है पेनल्टी जमा कराएंगे। अभी पीछे एक सेमिनार में बताया गया कि 40-50 लाख रुपए लोगों ने पेनल्टी के बावजूद भी जमा नहीं कराया। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर पीआईओ को या फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को या जिसको भी पेनल्टी पड़ी है वो उससे रिकवर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करवाया जाए। इसको भी अब मॉनिटरिंग करना सीआईसी ने शुरू कर दिया है, बिकॉज डिफॉल्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इस प्रकार से दे आर नॉट टेकिंग इट ईजीली। हाँ, यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताऊंगा। एक सज्जन ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अगेंस्ट रिट लगा दी कि ये जो पेनल्टी आपके पीआईओ महोदय को पड़ी है इसको रिकवर करके मुझे दे दिया जाए। दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द एक्ट, वरना हर आदमी हम लोगों से पेनल्टी लगवा कर अपनी आमदन का जरिया बना लेगा। सो इस प्रकार से उसमें जो है दैट वाज डिसमिस्ड कि दिस पेनल्टीज गो टू द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द एप्लीकेंट। हाँ, कंपेंसेशन मिला है तो वो एप्लीकेंट को मिलेगा। एंड अपील और पेनल्टी और कंपेंसेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। पेनल्टी इज पेड बाय द कंसर्न्ड पीआईओ और एपीआईओ, अपने पॉकेट से देना है, एंड कंपेंसेशन इज टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। बट अल्टीमेटली ऑडिट ऑब्जेक्शन को देखते हुए देखेंगे तो ऑडिट ऑब्जेक्शन में आ जाएगा कि दिस शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न फंक्शनरी। तो इट इज ए इनडायरेक्ट रिकवरी फ्रॉम द बाबूजी और कंसर्न पीआईओ अगेन। सो बोथ द पेनल्टीज, वन विल गो डायरेक्टली, पेनल्टी है तो आपको तुरंत जेब से देनी पड़ेगी, और अगर आपके ऊपर वो जो है कंपेंसेशन है तो गवर्नमेंट एक दफ़ा दे देगी, फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन आने पर आपसे रिकवर किया जाएगा। इन बोथ द केसेस वी आर द सफरर्स। सो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें समय सीमा का निर्धारण, समय सीमा में उत्तर देना चाहिए, टू दी पॉइंट जवाब देना चाहिए, जो दिया जा सकता है वो प्रदान कर देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग ऑन आवर ईगोज। तो इस प्रकार से उसके बाद जो है हमारा कमीशन, उसके पास पावर्स हैं, रिसीव ओरल एविडेंस, रिसीव रिटन एविडेंस,
इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। यहाँ मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। हमारे यहाँ कमीशन ने एक डिपार्टमेंट में कहा कि फलां फाइल लेकर हमारे पास पहुंच जाइए, तो उस फाइल के अंदर कुछ गड़बड़ कर रखी थी। द डिपार्टमेंट डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट दैट फाइल टू द कमीशन, तो इन्होंने वहां पे कह दिया कि द फाइल इज नॉट ट्रेसेबल। तो कमीशन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि पहले तो एक एफिडेविट दीजिए फाइल इज नॉट ट्रेसेबल, और दूसरा एक एफआईआर शाम तक करवाइए कि फाइल किसने खोई, कैसे खोई, इसकी एफआईआर करके हमें उसकी कॉपी भेजिए। एंड टू अवर अटर सरप्राइज अगले 48 घंटे में फाइल भी मिल गई और कमीशन में पेश भी कर दी गई। सो दिस इज हाउ द कमीशन इज एम्पावर्ड। वो एफआईआर कराने के लिए भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में कई बार आदेश कर चुके हैं। भाई आपने तो तमाशा बना रखा है, कहते हो फाइल ट्रेसेबल नहीं है। आइदर से द फाइल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एज पर आवर रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी, तब तो हम मान जाएंगे, बात खत्म। रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी हमें दिखाइए और कह दीजिए ये वीड आउट हो गई है, बात खत्म हो जाती है। इवन द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट चैलेंज इट। परंतु फाइल इज अनट्रेसेबल इज नो आंसर फॉर देम। दैट मीन्स यू आर इंटेंशनली अवॉइडिंग टू प्रेजेंट द फाइल टू अस। तो इस प्रकार से कमीशन इज टेकिंग वेरी स्ट्रिंजेंट डिसीजंस इन मैनी केसेस, जब उनको लगता है कि ये तो जानबूझकर। और यहाँ ये भी बता दूं कि आरटी आने के बाद उससे संबंधित रिकॉर्ड को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो उसके ऊपर भी पेनल्टी डाली जा सकती है। इट इज़ विद इन दी एक्ट इटसेल्फ कि आरटीआई आई, आपने पढ़ा और कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन कह देता हूँ वीड आउट हो गई, और उसके बाद क्योंकि आज की डेट में हमारा स्टाफ ही हमारे अगेंस्ट कई दफ़ा चला जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं फाइल इज़ नॉट ट्रेसेबल, और हमारा चपरासी उसकी फाइल की जो है कॉपियां करके वो किसी को थमा देता है 2-4 पैसे लेकर, तो देन वी आर इन डोलड्रम, हम पकड़े जाएंगे। सो डोंट टेक दिस लिबर्टी कि फाइल अवेलेबल एंड स्टिल वी आर सेइंग कि फाइल इज नॉट ट्रेसेबल। कौन हमें मरवा दे अंदर से हम नहीं जानते। सो बी रियलिस्टिक, डोंट ट्राई टू चीट, अदरवाइज वी कैन बी इन डोलड्रम। ऐसा एक केस हमारे यहाँ निगाह में आया है। प्रेजेंस ऑफ एपेलेंट उसको भी बुलाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर्स उसको भी बुलाया जाता है, दोनों को आमने सामने सुनवाई की जाती है। उसके बाद आज की डेट में शुरू में हमारा कमीशन कहता था कि एप्लीकेंट स्वयं आ जाए, उसको वकील करने की ज़रूरत नहीं है। बट बाई एंड लार्ज आज की डेट में सीआईसी के सामने वकीलों ने पेश होना शुरू कर दिया है। विद द रिजल्ट दे आर मोर कन्वर्सेंट विद द लॉ दैन अवर ऑफिसर्स। उनके बाद लेटेस्ट जजमेंट्स भी हैं, उनको भी पढ़ के आते हैं। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि सीआईसी तक जाने की हमारे दफ्तरों के अगेंस्ट नौबत ही ना रहे, बिकॉज वी कैन बी कॉट इन द वेब। सो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन हमारा जो है बाय द पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वो अपना नॉमिनी बना के भेज सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे नॉमिनीज जो हैं they cannot face these lawyers and advocates etc etc। तो सर्विस ऑफ सम्मन भी करते हैं, उसके भी अब प्रोसीजर उसके अंदर ले डाउन है हमारे आरटीआई रूल्स के अंदर। सर्विस ऑफ सम्मन कैसे होगा, बाई हैंड डिलीवरी होगी, रजिस्टर्ड पोस्ट भी हो सकता है, ईमेल से भी जा सकता है, डिसीजंस भी कैसे सर्व किए जाएंगे। सो ऑर्डर ऑफ द कमीशन इज ऑलवेज बाइंडिंग, इट इज़ इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार। आपने कभी देखना हो तो सीआईसी की वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर देख लीजिए। तो सेक्शन 18 के अंदर मैंने आपको बताया कि कंप्लेंट की जा सकती है, पर कंप्लेंट में कमीशन विल नॉट इशू डायरेक्शन नाउ आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पेनल्टी वगैरह तो डाल देंगे कि आप हियरिंग में ये हुआ वो हुआ, बट दे कैन नॉट पास ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन दो। वो पास ऑर्डर कभी तभी करेंगे व्हेन इट इज़ अंडर सेक्शन 19। तो अपील करते हुए और कंप्लेंट करते हुए क्या डिफरेंस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अब काफ़ी स्पष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आर द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटीज। इसके बाद आपके पास एक प्रोविजन है कि इफ़ यू हैव डन एनीथिंग इन गुड फेथ तो आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। दैट इज
ए सोलेस टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो। अब ये नहीं है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है और एमडी साहब ने या चेयरमैन साहब ने कह दिया इसको आरटीआई में मत दो। अब उन्होंने तो ओरली कह दिया है, रिटर्न में कहीं नहीं दिया है। एंड इफ़ यू हैव डन समथिंग इन गुड फेथ तो आप बच जाएंगे, और अगर आपने गफलत की है तो फंस जाएंगे। तो ऐसे भी सामने केसेस आए हैं। हमारे यहाँ एक दिन क्या हुआ, मंत्री जी महोदय को कह दिया कि मंत्री जी ने कि ऐसा ऐसा कर दीजिए। तो हमारे सेक्रेटरी ने स्पष्ट कहा सर जो ऑर्डर देना है आप रिटर्न में दे दीजिए, आरटीआई का युग है, मैं इसको विथस्टैंड नहीं कर सकूंगा। आप आउट ऑफ द टर्न किसी आदमी को ओबलाइज करना चाह रहे हैं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो आज की डेट में आरटीआई के युग में वी हैव बीन गिवन पावर्स टू गाइड आवर ऑफिसर्स, आवर टॉप ब्रास, कि सर ये आरटीआई के युग में करना उचित है और ये करना उचित नहीं है। सो दिस इज द पावर वी कैन यूज। अदरवाइज उन्होंने कह दिया और हमने कर दिया तो फंस तो हम ही जाएंगे, उनके कहीं सिग्नेचर नहीं मिलेंगे। तो ओरल आदेशों का पालन ना किया जाए, ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर भी कहता है और हमारे आरटीआई का युग भी यही कहता है। तो इसलिए सावधान रहने का, ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने का, ये सब ओनस हमारे ऊपर ही है। रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, जैसे मैंने आपको भी एक डिपार्टमेंट का एग्जांपल दिया कि एफिडेविट दीजिए, फाइल मिसिंग है, रिकवरी करिए, एफआईआर लॉन्च करिए, सम्मन कर लीजिए, एग्जामिन विटनेसेस कर लीजिए। ऑल दिस इज इन द पावर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। पेनल्टी में 250 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपये पर एप्लीकेशन। तो 25,000 रुपये का मतलब हो गया अगर आपने 100 दिन का डिले किया तो 25,000 रुपया हो जाएगा उसका। और अगर 4 एप्लीकेशन में किया तो 25,000 के हिसाब से 1 लाख गया, जैसे एक प्रिंसिपल महोदय को 1.25 लाख का दंड पड़ गया। तो आज की डेट में ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जहां पर पब्लिक इज नॉट टेकिंग इट लाइटली, कि आपने कह दिया सूचना नहीं देता तो शांत होकर बैठ जाएगा। नो, दे आर टेकिंग रिकोर्स टू एवरी अथॉरिटी। और बहुत कम जजमेंट्स हैं जहाँ पे सीआईसी के अगेंस्ट हाई कोर्ट्स गई हों। बाई एंड लार्ज उनकी हर जजमेंट को एक्सेप्ट किया गया है, फुल्ली नहीं तो पार्टली तो एक्सेप्ट किया ही गया है। सो ये भी बहुत ही कंसिडर्ड व्यू लेने के बाद जजमेंट देते हैं और हमें उन जजमेंट्स का पालन करना चाहिए। पेनल्टी से बचें, कंपेंसेशन से बचें। सो इस प्रकार से दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर। डिसिप्लिनरी एक्शन फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट ऑर्डर किया जा सकता है क्योंकि उनके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। एंड फॉर सर, आपकी पीपीटी चल रही है क्या? मेरी तो नहीं चल रही। मैं चला तो रहा हूँ इधर। पता नहीं सर, मेरे में तो वही पहले प्रोवाइडेड डेट सच ऑफिसर्स वही था। नहीं, मैं तो अब बहुत निकल गया आगे। नो एक्शन अब मेरी चल रहा है, नो सूट प्रोसिक्यूशन। सर पीपीटी नहीं चल रही है। अच्छा, उधर नहीं आ रही। नो सर। एनीवे, दिस हैज बीन शेयर्ड विद यू, तो आप इसको ले लेना। मैं आपको जो है गाइड सारा कर रहा हूँ उसी के हिसाब से, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको पीपीटी पूरी मिल जाएगी, दोनों कॉपियां मैं भेज चुका हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन को, डोंट वरी अबाउट इट। ये पीपीटी मैं आपको बताऊं, इट इज ए सोलेस फॉर द टीचर। उसके लिए है कि वो उसको सब कुछ याद ना करना पड़े या कोई पॉइंट ना छूट जाए। इट इज ए फॉर असिस्टिंग दी स्पीकर। आप लोगों के लिए तो ये है कि आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं, आप अभी पढ़ लेना, घंटे बाद पढ़ लेना, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि अब मैं पीपीटी ऑन करने लगूंगा तो फिर सारा सेटअप मेरा खराब ना हो जाए। आई एम नॉट दैट कन्वर्सेंट विद कंप्यूटर, ओके सर, नो इश्यूज। तो दैट इज माई प्रॉब्लम। कहीं ये ना हो कि मेरी शक्ल भी गायब हो जाए और या माइक ही बंद हो जाए। सो डोंट वरी अबाउट इट। पीपीटीज दोनों आपके डिपार्टमेंट में जा चुकी हैं एंड दे विल शेयर इट विद यू। और फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज देयर। मैंने आपको फ़ोन नंबर दे रखा है, ईमेल दे रखा है फर्स्ट पीपीटी के ऊपर ही। यू कैन कंसल्ट मी एट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, सो नाइस। सो नो प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। पीपीटी चाहिए होगी मैं भेज दूंगा, कोई बात करनी हो किसी भी समय करें। आपके कई अधिकारियों ने मुझे कई दफ़ा फ़ोन पे कंसल्ट भी करने का प्रयास किया है और मेरे को जितनी नॉलेज है मैं आई ट्राई टू शेयर इट।
और मैं तो 4 घंटे रोज़ दे ही रहा हूँ इसके ऊपर, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आपके ऊपर जो प्रोटेक्शन है गुड फेथ में जो आप एक्शन करेंगे, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। तो मैं बता रहा था कि एक सज्जन ने क्या किया हमारे यहाँ पर, उसको बड़े अधिकारियों ने कह दिया कि ये सूचना प्रदान मत करो, परंतु वो दी जा सकती थी, उसने दे दी। अब उसके बाद उसको मीमो दे दिया गया कि आपको जो कहा गया था कि आप ये सूचना ना दें। उन्होंने कहा जी मैंने तो आरटीए एक्ट के अनुसार काम किया है एंड नो एक्शन कुड बी टेकन अगेंस्ट हिम बिकॉज ही हैड एक्टेड इन गुड फेथ। जो देनी थी उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। सो आरटीए एक्ट जो है बाकी एक्ट्स के मुकाबले अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज होगा, तो आरटीआई विल प्रिवेल। इवन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी अगर कोई कहता है कि ये सूचना ना दी जाए और आरटीआई एक्ट कहता है कि ये दे दी जाए, तो इट विल बी प्रोवाइडेड। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस गए हुए हैं, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपकी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है किसी की प्राइवेसी के लॉज के अनुसार, परंतु आरटीआई एक्ट कहता है कि इट कैन ओवररूल अदर एक्ट्स। तो लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बैंकिंग लॉ कहता है मत दो, आरटीआई कहता दो, इसलिए मुझे दिलवाओ। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। कई केसों में डिसीजंस आए भी हैं कि इट कैन ओवररूल द अदर लॉज। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट इज सुप्रीम। इट हैज क्रिएटेड मोर पावर विद द सिटीजन। मैं तो ये कहा करता हूं कि आरटीआई एक्ट के ऊपर मैंने जब फर्स्ट किताब लिखी थी, अब तक मैं 5-6 लिख चुका हूं, तो फर्स्ट किताब में मैंने सर को, अपने कहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, सर मैं किताब का नाम रख दूं ग्रिल द गवर्नमेंट इन 10 रुपीज़। तो कहने लगे भैया नौकरी कर ले पूरी, उसके बाद तू रिटायरमेंट के ग्रिल द गवर्नमेंट कर लियो, अभी तो इसका नाम कुछ और दे। तो मैंने उसको नाम दिया राइट टू नो। पार्डन? आवाज आई नहीं सर। सो इस प्रकार से अगर Sir, what is the name you have? पार्डन, तो लोअर कोर्ट्स डिवार्ड है, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं इसके अगेंस्ट जाना हो, या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लोअर कोर्ट इसके अगेंस्ट जो है अपील नहीं सुनेंगे। सो दैट इज सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। हमारी ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट थी http://delhigovernment.nic.in। ये लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने 2 दे रखे हैं आपको। CIC की जजमेंट्स देखनी हो तो cic.gov.in के ऊपर जजमेंट सेंड की, और दिल्ली गवर्नमेंट के जो मैंने आपको टेम्पलेट्स कहे थे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ये लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने दोनों दे रखे हैं। तो यू कैन विजिट एनी ऑफ दीज साइट्स। मेरे को फ़ोन करना हो, ईमेल करना हो, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं आई ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू।